चलो तो आज लेक्चर नंबर 2 पे पहुंच चुके हैं, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का। इसमें कल चेंज इन स्टेट देखे थे और उससे भी पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज, केमिकल इक्वेशन, ये सब क्या होता है, इसके साथ एक एक्टिविटी जो एनसीईआरटी बुक में है, मैग्नीशियम रिबन वाला, ठीक है, उतना देख चुके हैं। और इसके साथ साथ मैग्नीशियम रिबन के ऊपर 2-3 क्वेश्चन भी किए थे। मैग्नीशियम रिबन के ऊपर 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन था जो ऑब्जेक्टिव वाला था, है ना, कि उससे हमको ये पता चला कि फिजिकल कांटेक्ट अगर 2 सब्सटेंस के बीच में होगा तभी केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जब भी फिजिकल कांटेक्ट मतलब मिलना, सचमुच में मिलते हुए दिखना या सचमुच में मिलेगा जब 2 सब्सटेंस, तभी केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव से हम लोग ये सीखे थे। फिर एक ये चेंज इन स्टेट का हम लोग ऑलरेडी एग्जांपल देख चुके थे, जिसमें ये पता चल रहा था कि रिएक्टेंट साइड का कोई भी स्टेट हो सकता है और प्रोडक्ट साइड का भी कोई दूसरा स्टेट हो सकता है। ये नहीं है कि जो रिएक्टेंट साइड में स्टेट होगा, मतलब स्टेट मींस सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस, मालूम है क्या ये चीज, एक्वस, ठीक है। एक और क्या, डाइल्यूट, पीपीटी रे, वो अभी समझने में देर होगा, ठीक है, इसीलिए पीपीटी का नाम नहीं ले रहे। एक्वस मीन्स होता है कोई भी सब्सटेंस जो पानी में सॉल्युबल है, उसी चीज को हम लोग एक्वस बोलते हैं। ठीक है, फिलहाल चेंज इन स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं कि 2 सब्सटेंस ऐसे मिला, दोनों का जो स्टेट है वो दोनों में से कोई एक स्टेट इधर दिखे या फिर बिल्कुल नया स्टेट इधर दिखे। मतलब हो सकता है इधर सॉलिड हो और गैस हो और यहाँ पर सिर्फ सॉलिड दिखे, हो सकता है यहाँ पर लिक्विड हो, गैस हो सकता है यहाँ सॉलिड दिखे। ठीक है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं चेंज इन स्टेट। कल 2 एग्जांपल दिया गया था, कौन कौन था, कार्बन ऑक्सीजन दिया गया था, क्या, हाइड्रोजन, अच्छा, H2 जो कि गैस होता है, प्लस O2 क्या होता है, ये भी गैस, और दोनों मिलाया गया। इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी भी लिखे होंगे, इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी लिखे थे। ठीक है, और यहां से क्या बना था, H2O। फिर इसको हम बैलेंस कर दिए थे, यहाँ पे 2 दिखा था और यहाँ 2 दिखा था। इसका सेकेंड नंबर, ये देखो गैस है, इधर ये क्या बन गया, लिक्विड बन गया। तो यहाँ चेंज इन स्टेट ये दिख रहा है, मतलब स्टेट में चेंज यहाँ पे दिख रहा होगा। इसमें भी गैस, ये भी गैस, मतलब रिएक्टेंट साइड पे 2 सब्सटेंस है, दोनों सब्सटेंस कैसा है, गैसियस फॉर्म में है। प्रोडक्ट साइड में एक सब्सटेंस बन रहा है, ठीक है, कंपाउंड बन रहा है, और वो कंपाउंड का स्टेट क्या है, लिक्विड है। यहां से पता चल रहा है कि स्टेट में चेंज हो सकता है। ठीक है, दूसरा नंबर, एक और क्या एग्जांपल दिया गया था, कार्बन और ऑक्सीजन का। कार्बन जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा और प्लस ऑक्सीजन जो कि गैस फॉर्म में है, दोनों मिला करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, और ये कैसा फॉर्म में है जी, गैस फॉर्म में है। ठीक है, ये सॉलिड है, ये गैस है, और यहां से एक ही सब्सटेंस बन करके आ रहा है, और वो कौन सा है, गैस। मतलब कि सॉलिड वाला पार्ट भी किस में कन्वर्ट हो गया है, गैस में। ये भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि यहाँ स्टेट में चेंज हुआ है। ठीक है, अब आते हैं चेंज इन कलर के ऊपर। चेंज इन कलर, जब कलर तुम लोग को याद होगा तभी हम लोग बात कर पाएंगे। कलर याद है कुछ कुछ सब्सटेंस, कुछ कुछ कंपाउंड का, जिसका लिखवाए थे, जैसे कॉपर सल्फेट का कम से कम याद होना चाहिए, जिंक सल्फेट का याद होना चाहिए, याद है। कॉपर सल्फेट कल भी पूछे थे, किससे, तुमसे पूछे थे जी, याद है कौन सा कलर होता है, ब्लू। कल भी बोले थे कॉपर सल्फेट 9th क्लास में पढ़ाया गया है, जिसको ब्लू विट्रोल बोला गया था 9th क्लास में। ठीक है, ब्लू विट्रोल मतलब ब्लू कलर का होता है। ठीक है, क्या हुआ उसको, एक पोटेशियम पर मैग्नेट पढ़ा होगा पहला ही चैप्टर केमिस्ट्री का, ठीक है, हाँ, पर्पल कलर। और एक और पढ़ा होगा कॉपर सल्फेट पहला ही चैप्टर, ब्लू विट्रोल। हाँ, ब्लू विट्रोल बोला गया था उसको, मतलब कि ब्लू कलर का है। ठीक है, अब उसी कॉपर सल्फेट को यहां पर हम लिखते हैं CuSO4, कॉपर सल्फेट है। इसके साथ हम लोग जिंक को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये देखो अभी तुम लोग सोच नहीं पाओगे, लेकिन इसी चैप्टर के लास्ट होते होते तक ये रिएक्शन खुद से लिखने लग जाओगे। इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं, वो आगे पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, यहां देखो कॉपर सल्फेट जो है ये ब्लू कलर का होगा। ठीक है, अब क्या रिएक्टिविटी सीरीज एक दिन लिखवाए थे,
ब्रिज कोर्स के टाइम पे रिएक्टिविटी सीरीज लिखवाए थे, वो इसीलिए लिखवाए थे कि शुरुआत में इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा तो रिएक्टिविटी सीरीज से कुछ समझा पाए। अच्छा, उस टाइम पे ये बोले थे कि एक अकेला एलिमेंट अगर साइड में है, ठीक है, और इसके बगल में एक कंपाउंड है, अगर ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, है ना, जिसको हम बोले थे ज्यादा अमीर होगा, तो ये SO4 जो है वो Cu को छोड़ करके जिंक के पास चली आएगी, ऐसा करके बोले थे। ठीक है, मतलब कि जिंक के पास कौन आएगा? SO4 आएगा, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। वो रिएक्टिविटी सीरीज में पता याद होगा, पब्लिक से पोटेशियम, सर्विस से सोडियम, पब्लिक सर्विस कमीशन में आज जाना, जाना से आया था जिंक, जाना से क्या आया था? जिंक। अभी तक कॉपर आया क्या? नहीं। जाना के बाद था, जाना के बाद था टफ लगता है की से था कॉपर, है ना, मतलब कॉपर काफी नीचे था और जिंक काफी ऊपर था रिएक्टिविटी सीरीज में, मतलब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से, जिसके वजह से जिंक जो है कॉपर को हटा देगा और सल्फेट के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा। तो जिंक जो है किसके साथ जाना चाहेगा जी? सल्फेट के साथ। जिंक का वैलेंसी पता है? 2 होता है। जिंक का वैलेंसी कितना? 2। और सल्फेट का वैलेंसी कितना? 2। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, क्या बन गया साथ में? ZnSO4 और प्लस क्या यहां से बच गया? कॉपर। अच्छा, ये ब्लू कलर का है और ZnSO4 जो है ये व्हाइट कलर का है। ठीक है क्या? तो ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन था वो अब सॉल्यूशन किस कलर में बदल चुका है? व्हाइट कलर के सॉल्यूशन में बदल चुका है। तो यहाँ पे एक चेंज इन कलर आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? चलो, उसी तरह से यहाँ कॉपर सल्फेट और प्लस यहाँ आयरन लगा सकते हैं। अरे यहाँ कॉपर सल्फेट और प्लस यहाँ क्या लगा सकते हैं? आयरन, जिसके वजह से तुम लोगों को फिर यहाँ पर FeSO4 और प्लस Cu दिखेगा। FeSO4 का क्या कलर था? FeSO4 का क्या कलर था? लाइट ग्रीन। बोले थे कलर याद करके आना। FeSO4 का क्या कलर था? लाइट ग्रीन, नहीं तो फिर ग्रीन भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है क्या? चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसका और एग्जांपल लास्ट में लगाते जाएंगे। इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब सुनो, हेलो इधर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, तुम लोग ये वाला जो पार्ट है चैप्टर नंबर 2 पे, क्या दिख नहीं रहा है? इवोल्यूशन ऑफ गैस में जो तुम लोग सीखने वाले हो वो एक्चुअली चैप्टर नंबर 2 का पार्ट है। ठीक है, लेकिन अभी से ही इसके बारे में बता दिया जाए तुम लोगों को कि जब भी एक मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा, जब भी एक मेटल को किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो क्या यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस देखने को मिलेगा? इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब गैस का निकलना। ठीक है, तो यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस एक एग्जांपल तो एग्जैक्टली याद रहना चाहिए। और जो तुम लोगों के बुक के एक्टिविटी में भी है, ठीक है, शायद एक्टिविटी 1.2 होगा वो, ठीक है, जिंक ग्रेनुअल्स को H2SO4 या फिर HCl के साथ ऐड करवाया जा रहा है। ठीक है, H2SO4 या फिर HCl के साथ किसको ऐड करवाया जाएगा जी? जिंक ग्रेनुअल्स। जिंक ग्रेनुअल्स मतलब छोटा छोटा टुकड़ा। ठीक है, जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा जो है एसिड के डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये डाइल्यूट एसिड में, और वो HCl हो सकता है या फिर H2SO4 हो सकता है या फिर HNO3 हो सकता है, किसी भी एक एसिड के साथ उस जिंक ग्रेनुअल्स को मिलाया जाएगा। तो जिंक जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा प्लस H2SO4 या HCl, दोनों में से कोई भी एक चीज लिख सकते हैं। H2SO4 ये डाइल्यूट होगा या फिर एक्वस भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये दोनों का रिएक्शन, क्या ये वाला रिएक्शन और ये वाला रिएक्शन दोनों लगभग एक ही जैसा दिख रहा होगा? अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ठीक है, एक मेटल और एक कंपाउंड, एक मेटल और एक कंपाउंड। यहाँ पे जो रिएक्टिविटी सीरीज में है वो हाइड्रोजन है और यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज वाला कौन है? जिंक है। हाइड्रोजन से ऊपर जिंक है, हाइड्रोजन से नीचे देखो कौन कौन है। हाइड्रोजन के नीचे कॉपर, ठीक है, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन है जी? कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये रिएक्टिविटी सीरीज जितना लिखवाया गया वो 10th के हिसाब से है। ठीक है, ये नहीं समझना है कि सबसे कम रिएक्टिव प्लेटिनम ही होता है,
ये नहीं समझना है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम होता है, जो छठा सातवां क्लास से रट करके हम लोग रखे हुए हैं कि पोटेशियम सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, गलत पढ़ करके रखे हुए रहते हैं हम लोग, ठीक है। 11th क्लास में जाएंगे तो सब औकात समझ में आ जाएगा हम लोगों का कि क्या क्या पढ़े हैं गलत और क्या सही पढ़े, वहां पे सब कुछ बताया जाएगा कि बाबू तुम ये गलत पढ़ लियो। 60% 50% तुमको चीज ऐसा बताया जाएगा तुम गलत पढ़ के आ गया, ठीक है। हमारे सिलेबस के हिसाब से जितना पढ़ना था उतना ही पढ़ाया जाएगा। इसके ऊपर सीजियम रूबिडियम ये सब आता है तो वो सब ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। फिर भी हमारे हिसाब से ये रिएक्टिविटी सीरीज है, और इस रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है जी? पोटेशियम। और सबसे कम रिएक्टिव कौन है? प्लेटिनम, ठीक है। अब तुम देखो हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन एलिमेंट आ रहा है? कॉपर, Hg मीन्स मरकरी, Ag मीन्स सिल्वर, Au मीन्स गोल्ड, Pt मीन्स प्लेटिनम। इसके ऊपर बहुत सारा होगा, जिंक है, आयरन है कि नहीं है? ये पोटेशियम, सोडियम, पब्लिक सर्विस कमीशन से कैल्शियम, ये बैरियम भी लिखवा दिए थे ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, इतना आयरन टफ लगता ये था। उसके बाद फिर था हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Au, Ag, Au और Pt, ये था। अब देखो यहां दिख रहा होगा हाइड्रोजन और जिंक में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक, ठीक है। ये जिंक इसके पास जाएगा, ठीक है, ऐसे इसके पास जाएगा और लालच देगा, ठीक है, किसको? SO4 को, कि हम ज्यादा रिएक्टिव है, तुम अगर मेरे साथ आ जाओ तो ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बना सकते हैं, जिसके वजह से ये हाइड्रोजन को छोड़ जिंक के पास जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन से क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव कौन दिख रहा है? हाइड्रोजन देखो नीचे है और जिंक कहां है जी? ऊपर, मतलब जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, जिसके कारण ये SO4 हाइड्रोजन को छोड़ किसके पास जाएगा? जिंक के पास। तो देखो जिंक का Zn और SO4 को SO4 लिखो, SO4 का वैलेंसी कितना होता है? 2, और जिंक का वैलेंसी कितना होता है? 2। ये सब याद करके रखना है, करवा चुके हैं बेसिक में, है ना। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बना लिया ये फिर से? ZnSO4, ZnSO4, और प्लस लास्ट में क्या बच गया? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन जो है अकेले नहीं रहता, ये गैस फॉर्म में रहता है, इसीलिए ये H2 दिखेगा। ये सर यहाँ H2 ही तो बचा था, तो यहाँ कभी HCl भी तो हो सकता है, तो सिर्फ H लिख के थोड़ी छोड़ देंगे, ठीक है। H जब भी रहेगा तो एक और H के साथ बॉन्ड बना करके रहता है, हमेशा गैसियस फॉर्म में रहता है। ये तुम्हारा हो गया गैस। और ये देखो ऊपर का तीर लगा देना है यहाँ पे, ऐसे इवोल्यूशन ऑफ गैस दिखेगा, गैस है और ये उड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको एक एक्टिविटी से तुम्हारे बुक में बताया गया है, ध्यान से सुन लेना वो एक्टिविटी, ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन याद रखना है। जिंक H2SO4 मिला तो क्या बनाया? ZnSO4 प्लस H2 गैस। हम लोगों को कैसे पता कि वो H2 गैस से निकल रहा था? कोई और गैस भी तो हो सकता था, इसमें O भी तो मौजूद है, हो सकता है ऑक्सीजन गैस निकल रहा होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस को चेक करने का एक तरीका सिखाया गया है, क्या? अरे बैलून में, हाँ, बैलून में भर के आग लगाना, वो डिस्ट्रक्टिव मेथड है, मतलब कि ब्लास्ट हो जाएगा ना वो, ठीक है। बहुत बड़ा सा बैलून में अगर जो तुम गैस को भर लो और फिर आग लगाओगे तो वो फट जाएगा, समझे, और एक आग सा निकलेगा वहां से, ठीक है, जिसके वजह से खतरा हो सकता है। उससे बढ़िया है जो गैस निकल रहा होगा धीमे धीमे सा, टेस्ट ट्यूब में जैसे हम एसिड रखे हुए थे उसमें जिंक ग्रेनुअल्स डाले, तो यहाँ से अब हाइड्रोजन गैस निकलेगा धीरे धीरे, तो इसके बगल में बर्निंग कैंडल लेकर के जाएंगे और एक पटपटाने सा आवाज सा आएगा, ठीक है, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग पॉप साउंड। अगर किसी गैस के अगर किसी गैस कोई गैस निकल रहा है और उसके बगल में बर्निंग कैंडल लेकर के गए, ठीक है, और वहां से वो गैस जब बर्निंग कैंडल वाला जो फ्लेम है उस पर टकराने की वजह से कोई आवाज दे रहा है, तो उसी आवाज को हम लोग पॉप साउंड बोलते हैं। और अगर वो पॉप साउंड है तो पक्का हाइड्रोजन गैस से रिलीज हो रहा है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो वो एक्टिविटी में यही बताया जा रहा है, ठीक है। इससे हम लोग ये सीखे कि अगर किसी भी एसिड के साथ एक मेटल को रिएक्ट किया जाए, इधर इधर देखो, इधर देखो, किसी भी एसिड के साथ एक मेटल को रिएक्ट किया जाए
तो एक कंपाउंड बनाता है और इस कंपाउंड को हम लोग सॉल्ट बोलते हैं। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? सॉल्ट। कल बोले थे कि सॉल्ट किसी चीज को भी नहीं बोलेंगे, ठीक है, मतलब कि NaCl को सॉल्ट नहीं बोलेंगे, उसको कॉमन सॉल्ट बोलेंगे, क्योंकि और भी तरह का कोई भी मेटल, मतलब कि कोई भी केटायन और एनायन मिल करके जो कंपाउंड बना देता है उस कंपाउंड को हम लोग सॉल्ट बोलने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये ZnSO4 क्या है? सॉल्ट है, और प्लस क्या दिया? हाइड्रोजन गैस। इससे पहले तो ये सीखे, ठीक है। दूसरा चीज क्या सीखे? टेस्ट ऑफ गैस सीखे, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस सीखे, कि कोई गैस निकल रहा है और हमको चेक करना है कि वो कौन सा गैस है। तो एक तो हाइड्रोजन गैस का भी सीखे, धीरे धीरे करके 3 या 4 गैस के बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, इसके बगल में हम बर्निंग कैंडल लेकर के गए। कोई भी गैस है X, कोई भी गैस क्या है? X। ये हमको नहीं पता है कि ये कौन सा गैस है, तो इसके बगल में हम लोग बर्निंग कैंडल लेकर के जाएंगे। अगर ये पॉप साउंड दे रहा है, क्या दे रहा है? पॉप साउंड दे रहा है, देन द गैस X इज हाइड्रोजन गैस। ऐसे करके याद रखना, याद रहेगा क्या? चलिए, और भी इसका एक दो एग्जांपल जो होगा वो अभी लगाएंगे, और 2 एग्जांपल तो और इंपॉर्टेंट है, उसको रट के रखना है, आगे काम आएगा, ठीक है। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में अभी से रट के रखेंगे, गैस वाला में तो और भी अच्छा है। चेंज इन टेम्परेचर, अभी नहीं लिखो, टाइम तो मिल जाएगा ना लिखने का। चेंज इन टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर का चेंज मतलब हम जितना शुरुआत में किसी कंपाउंड या फिर किसी एलिमेंट का टेम्परेचर देख रहे थे, ठीक है, उसके बाद या तो टेम्परेचर बढ़ गया है या फिर टेम्परेचर घट गया है, यही चीज को हम लोग चेंज इन टेम्परेचर से रखते हैं। जैसे तुम लोग को ये वाला एक रिएक्शन पता होगा, जब चूना को हम लोग पानी में मिलाते हैं तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। या चूना गर्म था या पानी गर्म था? नहीं था, लेकिन जब हम उसको ये मिला दिए तो बहुत ही ज्यादा गर्म हो गया। मतलब पहले एक नॉर्मल टेम्परेचर पे था और बाद में गया तो उसका टेम्परेचर क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है। बाद में उसका टेम्परेचर क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर को 2 भाग में बांटा गया है, इंडोथर्मिक, दूसरा एक्सोथर्मिक। तो ये यहां तक कंप्लीट होने के बाद उसी के ऊपर जाएंगे, ठीक है, इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक पे, ठीक है। फिलहाल हम लोग को क्या याद रखना है चेंज इन टेम्परेचर में, कि अगर रिएक्टेंट तरफ से प्रोडक्ट साइड जाते जाते या फिर किसी रिएक्शन को करवाने में लास्टली गर्म वो हो गया है, लास्टली क्या हो गया? वो गर्म हो गया है। वो मतलब कि जिसमें हम लोग रिएक्शन कर रहे थे वो कोनिकल फ्लास्क हो सकता है, वो टेस्ट ट्यूब हो सकता है, या वो यूटेंसिल हो सकता है, वो कोई भी चीज जिसमें हम लोग रिएक्शन करवा रहे थे वो गर्म हो गया है पहले के मुकाबले, तो हम लोग चेंज इन टेम्परेचर बोल सकते हैं कि यहां पर हो रहा है। या फिर वो ठंडा हो गया, ठंडा भी होता है कभी कभी, ठीक है, या फिर वो ठंडा हो जाए, जैसे कि जितना पहले उसका टेम्परेचर था उससे टेम्परेचर अगर जो गिर जाए या फिर टेम्परेचर कम हो जाए तो उसके वजह से तुम टेस्ट ट्यूब या कोनिकल फ्लास्क छुओगे तो वो तुमको ठंडा ठंडा सा लगेगा, ठीक है। ठंडा लगने का क्या मतलब है कि पहले टेम्परेचर उसका जितना होगा उससे जैसे ही कम लगेगा, कम हो जाएगा, तभी ना हमको पता चलेगा कि ठंडा है जी। अरे ठंडा के दिन में सबका हाथ ठंडा ही रहता है, ठीक है, लेकिन कोई कोई ऐसे छुएगा तो उसका हाथ गर्म लगेगा, है ना, दूसरा आदमी छुआ तो उसका हाथ ठंडा लगता है। ये क्या हो रहा है? रिलेटिव चीज है ना, कि उसके मुकाबले इसका हाथ ज्यादा ठंडा था तो ठंडा लगा, है ना, कि पहले वाले का हाथ कम ठंडा था लेकिन उसका हाथ तुमको गर्म लगा। ये समझ पाए हो? रिलेटिव चीज है ये समझो, ठीक है। तो वही है चेंज इन टेम्परेचर। तो इसका जो रिएक्शन हमको याद रखना है या जो रिएक्शन याद होना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। यहां है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड चूना, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? चूना। इसी चीज को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलेंगे इसको? क्विक लाइम बोलेंगे। और ये प्लस करवा ली इसके साथ वाटर, H2O। H2O क्या हो जाएगा? लिक्विड। ये मिला करके कौन सा रिएक्शन बनाएगा? ये मिला करके कौन सा रिएक्शन बना देगा? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, ठीक है। ये डायरेक्टली याद रखना है। अब प्लस यहां पर लिख देंगे हीट। ये आ गया ट्रायंगल का साइन। ट्रायंगल का साइन केमिस्ट्री का मतलब है, केमिस्ट्री में ट्रायंगल का साइन का क्या मतलब है? हीट या एनर्जी। क्या मतलब है? एनर्जी। यहां पर इस चीज को हम लोग अभी हीट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है क्या? ठीक है। तो लास्टली यहां पर हीट निकल रहा है, इसका यह मतलब है कि टेम्परेचर का चेंज हुआ है, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट पे। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में आप लोगों के बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, लीड का। लीड वाला एग्जांपल है,
ठीक है, और वो एग्जाम्पल को याद रखना है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल वो दिया, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं पहले, इधर गया। यहां PbNO3 प्लस PbNO3 देखो एक्वस है, एक्वस मतलब समझ पा रहे हो, कोई पाउडर होगा उसको पानी में मिला दिया होगा, एक्वस हो गया। ठीक है, कोई पाउडर है, PbNO3 का क्या है, पाउडर है, उसको हम लोग किस में मिला दिए, पानी में मिला दिए, और आराम से वो घुल गया, तो इसी चीज को बोलते हैं इसी चीज को ना हम बोल सकते हैं कि हाँ ये पानी में घुल गया, मतलब सॉल्युबल इन वाटर। और वैसा सब्सटेंस जो पानी में पूरा का पूरा सॉल्युबल हो जाए, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्वस बोलेंगे। ठीक है, प्लस KI, ये भी क्या हो जाएगा, एक्वस। अब देखो यहां भी एक कंपाउंड है, हेलो, यहां भी एक कंपाउंड है और यहां भी एक कंपाउंड है। अरे KI ये कंपाउंड है कि नहीं है, दो मेटल से मिलकर के बना हुआ सब्सटेंस को हम लोग कंपाउंड बोलते थे। यहां भी एक कंपाउंड है और यहां भी एक कंपाउंड है। ठीक है, अब दोनों कंपाउंड में जब दोनों कंपाउंड को रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाए, एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाएगा। इसको लगेगा कि ये K को लगेगा कि NO3 के साथ हम रहे तो ज्यादा स्टेबल है, PB को लगेगा कि I के साथ जाए तो हम ज्यादा स्टेबल है। इसके वजह से दोनों एक दूसरे का जो केटायन एंड आयन है यहां पर इंटरचेंज हो जाएगा, दोनों का आयंस जो है वो इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब PB के पास पहले कौन था, NO3। यहां देखना क्या होगा, यहां भी एक कंपाउंड है, यहां भी एक कंपाउंड है, ये चीज तुम इसी चैप्टर में पढ़ोगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, फिर से ये रिएक्शन वहां पर आएगा, लेकिन उस चीज को हम पहले ही थोड़ा सा समझा लेते हैं। ठीक है, यहां पर एक कंपाउंड है क्या, यहां पे एक कंपाउंड है क्या, और यहां भी एक कंपाउंड है। ठीक है, दोनों का आयंस क्या हो जाएगा, एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएगा। पीबी की जगह पीबी लिख दिए, यहां KI में I इसके पास आ जाएगा। ठीक है, यहां से NO3 बचा और यहां से क्या बचा, K और इधर NO3। पीबी का वैलेंसी कितना 2, I का वैलेंसी कितना 1, आयोडीन का वैलेंसी कितना 1। आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब का वैलेंसी लिखवाए थे एक दिन, ये सब का कलर सिर्फ लिखवाए थे, नहीं वैलेंसी भी लिखवाए, वैलेंसी भी लिखवाए। पोटेशियम का वैलेंसी कितना 1, NO3 का वैलेंसी कितना 1, तो ये 1 से 1 तो हट गया, सीधा क्या बना देगा KNO3, KNO3 ये एक्वस होगा। प्लस यहां से क्या जा रहा है, 1 इधर जाएगा और I के पास क्या चला जाएगा जी 2। यहां देखो गुलशन, 1 कहां गया PB के पास और 2 कहां गया I के पास, क्या बनाया PbI2। और ये PbI2 जो है वो सॉलिड फॉर्म में होगा और इस पे नीचे का तीर लगेगा। नीचे का तीर मतलब नीचे जाकर के बैठ गया। जो कल एक एग्जाम्पल थोड़ा सा दिए थे कि मिट्टी को पानी में, ये पानी, हाँ मिट्टी को पानी में घोलो, ठीक है, और कुछ देर तक छोड़ दो, तो देख तो मिट्टी नीचे जाकर के बैठ जाता है, सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। प्रेसिपिटेट भी वैसा ही तुमको दिखेगा, शुरुआत में दोनों का आयन इंटरचेंज हुआ, ठीक है, धीरे धीरे जाकर के ये PbI2 ना नीचे बैठने लग जाता है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, PbI2 नीचे जाकर के बैठ गया, और नीचे जाकर के जो बैठा वो एक PPT था। इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, PPT। प्रेसिपिटेट को हम लोग क्या बोलते हैं, PPT। और इसका कलर भी याद रखना है, इसका कलर होता है येलो, येलो PPT। नीचे जाकर के बैठ जाएगा। क्या नीचे जो बैठेगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा कि नहीं होगा, अरे वो किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है, और उसका कलर क्या होगा, येलो। इसी चीज को हम लोग येलो PPT। तो याद रखना है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का अगर एग्जांपल पूछा जाए, ऐसे डायरेक्टली बहुत कम बार पूछा जाएगा कि तुमको इन लोगों का एग्जांपल, ठीक है, जिसके क्वेश्चन में ये सब आ जाता है ना कि कोई भी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स का एग्जांपल सहित लिखो, ठीक है, तो अपने आप को खुश नसीब समझो कि मेरे से इतना इजी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ऐसे सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता है। एक कंपाउंड X रिएक्ट्स विद KI गिव्स येलो कलर PPT, तो याद करना है कि क्या कंपाउंड होगा। ठीक है, येलो कलर का PPT कैसे, ऐसे करके याद रखना पड़ेगा, समझे। हाँ क्वेश्चन करवाएंगे, ऐसा ऐसा है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है पिछले कुछ टाइम से, क्या समझे। तो ये X Y यही सब करते रहेगा इसमें भी पिछले 3 साल से ये परेशान कर दिया ऐसे कर करके। फिर भी इस बार का क्वेश्चन का जो साइंस का जो क्वेश्चन है वो सुन रहा होगा कि इजी है। वो इजी इसलिए क्योंकि XY इस बार नहीं पूछा, पिछले 2023 में पूछा था,
24 में पूछा था, 25 में गंदे तरीके से एकदम पूछा था, मतलब कि हालत गंभीर कर दिया, ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, 25 का साइंस भी ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन था, 24 में भी। इस बार क्वेश्चन वैसे नहीं पूछा, सबको लग रहा है इजी है, समझ गए। तो इस बार बच्चा खुश नसीब था, बोला सर जितना क्वेश्चन एक्स वाई का करवाए थे ना वो बहुत कम आया, और इजी वाला क्वेश्चन ज्यादा आया हुआ था। बोले अच्छा ही है, समझे। तो PbNO3 का होल 2 और इसके साथ Ki मिला, तो दो कंपाउंड यहां भी, दो कंपाउंड यहां भी, जहां कहीं भी दो दो कंपाउंड का रिएक्शन देखने को मिलेगा, तो एक यहां से मेटल और एक यहां से एनायन, या फिर जिसको तुम नॉन मेटल दिमाग में बिठा करके रख सकते हो, ठीक है, वो दोनों मिला करके और वैलेंसी क्रिस क्रॉस मेथड से लगा करके और रख देना, और PbI2 को क्या बना देंगे, PPT बना देंगे। और कौन सा कलर याद रखना है, येलो PPT। जहां कहीं भी लीड का कंपाउंड बन रहा होगा, याद रखो, जहां कहीं भी लीड का कंपाउंड बन रहा होगा, और लीड के साथ अक्सर तुम आई के साथ ही कंपाउंड बनाते हुए देखोगे इधर प्रोडक्ट साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे येलो कलर का ही PPT होगा, ये कलरलेस होता है, ये कलरलेस होता है, ये कलरलेस होता है, ठीक है, ये सब कलरलेस होता है और ये बनता येलो कलर का PPT है। याद रखना है यहां तक। चलिए अब इसका एग्जांपल एक एक एक्स्ट्रा, तुम लोग उतारने में लगे हुए थे, अब इसका एग्जांपल एक दो हमको और एक्स्ट्रा लिख देना है इस पे। चलो आगे देखते हैं। प्रेसिपिटेट का डिफाइन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का डिफाइन यहाँ लिखे, उसमें क्या समझ में तो आ रहा होगा जो भी यहाँ पे पढ़ाए थे कि सब्सटेंस विच सेटल डाउन आफ्टर रिएक्शन इन सॉलिड फॉर्म। सेटल डाउन मतलब नीचे बैठ जाना, सॉलिड फॉर्म में रिएक्शन होने के बाद कोई भी सब्सटेंस नीचे जो बैठ गया उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट बोलेंगे। और जिस रिएक्शन में ऐसा देखने को मिल रहा है उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। दोनों में क्लियर है अंतर, प्रेसिपिटेट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, दोनों में अंतर क्लियर है क्या। अरे प्रेसिपिटेट का ही शॉर्ट में PPT लिखा जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर, जो अभी कुछ देर पहले बोले कि इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक पढ़ने का है, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर में। अच्छा, चेंज इन टेम्परेचर का मतलब है या तो हीट हम लोग को खुद से देना पड़ेगा, या तो हीट बाद में निकल सकता है, हीट बाद में निकल सकता है मतलब एनर्जी बाद में रिलीज हो सकता है। ये दो चीज, सिर्फ इतना ही नहीं होता, कभी कभार ऐसा भी हो जाएगा कि हम लोग हीट अपने तरफ से नहीं देंगे, या फिर हम लोग अपने तरफ से हीट देंगे, ठीक है, उसके बाद भी इसको एक्सोथर्मिक बोला जा सकता है। अभी संभालना इस चीज को जो हम बोल रहे हैं, हीट हम अपने तरफ से दे रहे हैं, जैसे कि मैग्नीशियम रिबन के टाइम पर जब जलाए थे, मैग्नीशियम रिबन को क्या किए, जलाए, तो उस टाइम जब जलाए तो हम लोग अपने तरफ से ना आग दिए, तो यानी कि हीट तो हम अपने तरफ से दे रहे थे, तो क्या उसको इंडोथर्मिक रिएक्शन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, इंडोथर्मिक रिएक्शन होना चाहिए। इंडोथर्मिक मतलब हम अपने तरफ से जब हीट देते हैं, रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन, हम लोग जब अपने तरफ से हीट देंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक। इंडो मतलब अंदर देना और एक्सो मतलब बाहर निकलना, एक्सो से एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहर निकलना, ऐसे याद रख सकते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ हीट टेक्स प्लेस, लॉस ऑफ हीट मतलब हीट बाहर निकलेगा, ये एनर्जी बाहर निकलेगा और उसका लॉस इन हो जाएगा, उसका हम लोग कोई इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एक्सोथर्मिक में तुमको क्या होगा, इधर रिएक्टेंट है, ये तीर बना, इधर प्रोडक्ट और प्लस इधर डेल्टा, ऐसा दिखेगा, ये एक्सोथर्मिक का रिएक्शन दिखेगा, एक्सोथर्मिक का ऐसा दिखेगा। इंडोथर्मिक में तुमको इधर ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट होगा, यहां पर ट्रायंगल का साइन दिखेगा और इधर तुमको प्रोडक्ट दिखेगा, ये हुआ इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक मतलब हम लोग हीट देंगे और एक्सोथर्मिक क्या हो रहा है, हीट निकल रहा है, ठीक है। लेकिन मैग्नीशियम रिबन के टाइम पर हम लोग खुद से मैग्नीशियम रिबन को जलाए थे, मैग्नीशियम रिबन को जला रहे थे मतलब हम लोग खुद से हीट दे रहे थे, अरे हम लोग खुद से क्या कर रहे थे, हीट दे रहे थे, उसके बाद भी उसको इंडोथर्मिक में कंसीडर नहीं किया गया, उसको एक्सोथर्मिक में रखा गया। ऐसा क्यों, क्योंकि जितना हम लोग हीट दिए थे उससे कई गुना ज्यादा हीट बाद में निकल गया था, एनर्जी निकल रहा था, हीट एंड लाइट एनर्जी। हेलो, डैजलिंग फ्लेम जो जल रहा, डैजलिंग व्हाइट डैजलिंग फ्लेम जो आ रहा था वो बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रहा था, वहां पर लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा था, लॉस ऑफ हीट या लॉस ऑफ एनर्जी, हीट जहां कहीं भी लिखा उसको एनर्जी समझ लो, ठीक है। क्या लॉस ऑफ एनर्जी वहां पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है,
ठीक है, हम लोग अगर माचिस का तीली जलाएंगे तो इतना छोटा सा अमाउंट ऑफ हीट उसमें दिए और उसके वजह से वो इतना लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस किया। यानी कि ओवरऑल अगर जो देखा जाए तो लास्टली हीट रिलीज हुआ था, ना कि हम लोग हीट दिए थे। ओवरऑल अगर जो देखा जाए, नेट एनर्जी अगर जो देखा जाए, तो नेट एनर्जी अगर जो तुम निकालोगे तो देने वाला ज्यादा था कि निकलने वाला? निकलने वाला, इसीलिए उसको किधर रखा जाएगा? एक्सोथर्मिक में। क्लियर है क्या? ठीक है, तो एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक दोनों क्लियर हुआ कि क्या हो रहा है। अब चलो रेस्पायरेशन, अगर तुम लोग पहले से भी पढ़े हो रेस्पायरेशन वाला जो एक इक्वेशन पढ़ते थे बचपन में, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो रेस्पायरेशन का इक्वेशन? अरे ग्लूकोज जो हमारे बॉडी सेल में जाकर के टूटता है, C6H12O6, यहां देखो लिखेंगे C6H12O6, इसके साथ क्या आता है? ऑक्सीजन। इसके साथ क्या आता है? ऑक्सीजन। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ना टूटता है ये। यहां से ये क्या बनाता है? CO2 और प्लस H2O और प्लस एनर्जी। CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में होता है जी? यहाँ पे ATP। बायोलॉजी नहीं पढ़ाने लग जाएंगे, सिर्फ इतना याद दिला दिए, जो एनर्जी होता है वो ATP के फॉर्म में होता है। तो हम लोग ATP वगैरह नहीं लिखेंगे केमिस्ट्री में, हम लोग बस यहाँ पर क्या लिख देंगे? एनर्जी, और नहीं तो फिर यहाँ ट्रायंगल का साइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है क्या? तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारे सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी बनता है। एनर्जी हम लोग एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी आता है उसी से हम लोग काम वाम कर पाते हैं। ठीक है, CO2 वापस से कहां चला आता है? ब्लड के साथ साथ हार्ट में चला आता है, हार्ट से फिर पंप होकर के लंग्स में जाता है, लंग्स से पंप होकर के फिर बाहर चला आता है ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है क्या? ये याद आया है? यहां पर जो एक्सोथर्मिक वाला पार्ट है, इसमें ये ऐसे करके डब्बा बना के पक्का रख लेना कि ऐसा होता है, ये रिएक्शन बनाया गया, ये ऐसा होता है और इधर एनर्जी निकलते हुए दिखेगा। ठीक है, ऐसा एक्सोथर्मिक में दिखेगा। इससे याद आएगा, अच्छा एनर्जी जो है राइट साइड पे लिखा हुआ रहता है, प्रोडक्ट तरफ एनर्जी लिखा हुआ रहता है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर ये वाला पार्ट पक्का ऐसे जो अभी लिखे हैं इसको लिख करके रखना कि इधर जो है एक कंपाउंड रहे या दो कंपाउंड रहे, और हीट वाला जो सिंबल है, एनर्जी वाला जो सिंबल है, वो कहां रहेगा? तीर के ऊपर रहेगा। मतलब हम लोग रिएक्शन करवाने टाइम ही एनर्जी दे दिए, है ना? एनर्जी देने का मतलब, अच्छा बाद में भी तो एनर्जी निकलता होगा, बाद में भी एनर्जी निकलता होगा, लेकिन बाद में जो एनर्जी निकल रहा होगा वो कम होगा मुकाबले जितना हम लोग दिए थे। मतलब हम लोग ज्यादा एनर्जी दिए, हम लोग मानो कि 100 यूनिट का एनर्जी दिए, अब बाद में 20 यूनिट का एनर्जी निकला, फिर भी हम लोगों का 80 यूनिट का एनर्जी ज्यादा दिया हुआ है। मतलब क्या इंडोथर्मिक उसको कंसीडर किया जाएगा? इंडोथर्मिक कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, यहां पर ऐसे करके बना दो तो ये इंडोथर्मिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन क्या है जी? इसी का तो उल्टा रिएक्शन फोटोसिंथेसिस होता है। अच्छा, इस बार 1 नंबर का सवाल आया हुआ ऑब्जेक्टिव में, ये दोनों से 1 नंबर का सवाल पूछने का चांसेस होता है। वो अब भी इस चैप्टर से पूछ दे, अन्य तो फिर बायोलॉजी में भी चैप्टर में भी ये दोनों आएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में ही दोनों रिएक्शन आ जाना है। ठीक है, बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 में तो 1 नंबर का सवाल पूछा हुआ था कि रेस्पायरेशन वाला ये वाला एग्जांपल लिखा, ये वाला ये क्या बोलते हैं, लिखा हुआ था रिएक्शन। अब पूछ रहा था कि ये रिएक्शन इंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो ऐसे भी याद रखना है कि रेस्पायरेशन एक्सोथर्मिक होता है, नहीं तो फिर ग्लूकोज यहाँ पे टूट रहा है, ऐसे याद रखो। ग्लूकोज यहाँ पर क्या हो रहा है? टूट रहा है, टूट के कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बना रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से हम लोग को क्या लेना देना? हम लोग को तो एनर्जी चाहिए था, तो यहाँ एनर्जी निकल रहा है, एनर्जी निकल रहा है मतलब एक्सोथर्मिक हुआ। ठीक है, और यहाँ फोटोसिंथेसिस वाला जो रिएक्शन है इसमें याद कैसे रखोगे? तो CO2 और प्लस क्या मिलता है? H2O, और यहां क्या, कौन सा फॉर्म में एनर्जी दिया जाता है? सनलाइट के फॉर्म में, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। वाह, पूरा आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, क्लोरोफिल। और यहां पर क्या बना देता है जी? C6H12O6, और वाटर भी बनता है ना, और प्लस H2O। वाटर बनता है कि नहीं बनता है? वाटर नहीं बनता है, O2 बनेगा, O2,
ऑक्सीजन, तब ना पेड़ से जो ऑक्सीजन निकलेगा वो हम लोग ऑक्सीजन यूज करेंगे, और वाटर भी बनता है। हाँ वाटर भी बनता है, वहां पूरा पेड़ में जो है इबला पानी रह जाता है, फिर ट्रांसपिरेशन के मदद से, ट्रांसपिरेशन पानी जिससे उड़ जाता है पानी, हाँ अरे नहीं इवापोरेशन नहीं, ट्रांसपिरेशन ही उसमें ट्रांसपिरेशन से ही पानी एब्जॉर्ब भी करता है प्लांट, अगल बगल रूट्स से ट्रांसपिरेशन मेथड से पानी एब्जॉर्ब भी करता है, ट्रांसपिरेशन मेथड से पानी उसका ऊपर भी जाता है, मतलब लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट्स उसी की मदद से होता है। ये पूरा लिखवाएगा बढ़िया से, CO2 प्लस H2O सनलाइट C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। हाँ यहाँ पर अभी बैलेंस भी होगा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ा हुआ है, ठीक है, बैलेंस अभी नहीं किए हैं। क्लोरोफिल केमिस्ट्री में लिखे नहीं लिखे एक ही बात है। कहाँ पे? अरे CHO तो बहुत ज्यादा छूट गया इसमें, सिर्फ L नहीं छूटा, CHLORO PH/12L, ठीक है। दूसरा नंबर, अभी अभी एक CaCO3 वाला एग्जांपल देखे थे, ये कौन सा एग्जांपल है जी? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? मार्बल नहीं तो क्विक लाइम नहीं इसको बोलेंगे, मार्बल नहीं तो फिर लाइमस्टोन, मार्बल नहीं तो फिर लाइमस्टोन। इस पे जब हम लोग हीट देंगे, ठीक है, तो ये क्विक लाइम में तोड़ देगा, CaO और प्लस CO2, तो यहाँ एनर्जी दिया जा रहा है और टूट करके दो एलिमेंट, ये दो कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा हो गया इंडोथर्मिक का रिएक्शन, ठीक है। अच्छा और देख लो, तीसरा नंबर H2 और प्लस O2, यहां पे इलेक्ट्रिसिटी देते थे, लिखवाए थे पहला दिन एग्जाम्पल में, और पहला दिन का एग्जाम्पल में याद करो, इलेक्ट्रिसिटी दे करके और यहां पर क्या बनाए थे? H2O, याद आया? ठीक है, चलो यहां आते हैं। दूसरा नंबर, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या दे देगा? कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस हीट एनर्जी, ठीक है, लिख लो। हाँ जी, बिना बैलेंस के लिखेगा तो नंबर कट जाएगा, खास करके ये सब रिएक्शन रेस्पिरेशन का, फोटोसिंथेसिस का, बिना बैलेंस का तो लिखना ही नहीं चाहिए। हाँ बैलेंस कर देंगे, बैलेंस हम कल अच्छा कर देते हैं। नहीं सिखाएंगे तो तुम लोग भरने आएगा वापस, हम तो सोचे थे घर में कि ये तुम लोग के ऊपर छोड़ देंगे, लेकिन तुम लोग भरेगा फिर जगह, सर अब तो इतना सीखिए गए तो वो सब भराइए जाएगा। हाँ एक्सोथर्मिक वाला था, अभी कुछ देर पहले एक और एग्जांपल दिए थे, इसी का उल्टा, इसका उल्टा एक रिएक्शन दिए थे ना, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस H2O करके, ठीक है, पानी में चूना मिलाए थे, CaOH का होल 2 और प्लस हीट, ठीक है। अच्छा एक रिएक्शन यहां पर याद रखना, ठीक है, ये एक्सेप्शन वाला रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल इनटू कंपोस्ट, ठीक है, ये आता है एक्सोथर्मिक में, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ने को मिलेगा अभी आगे, और डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, और ये वाला पार्ट अभी कुछ देर बाद पड़ेगा, मतलब 2 दिन 4 दिन के बाद ये चीज आएगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये सब जो एक कंपाउंड लिख करके और 2 या 2 से अधिक में तोड़ देना, इसी चीज को बोलते हैं डीकम्पोजिशन। और एक कंपाउंड को तोड़ने के लिए हम लोग को हीट लगता है, मतलब एनर्जी हम लोग दे रहे हैं, एनर्जी देने का मतलब क्या हो गया? ये इंडोथर्मिक। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जनरली डीकम्पोजिशन रिएक्शन इंडोथर्मिक होता है, लेकिन ये एक जो एग्जांपल यहां पर लिखे हैं वो एक्सोथर्मिक में देखो आया, क्या लिखा हुआ है? डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल इनटू कंपोस्ट, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपोस्ट, ये सब। तो ये जैसे ही एग्जांपल आए तो इसको डीकम्पोजिशन
सोचना नहीं है, इसको एंडोथर्मिक नहीं सोचना, इसको एक्सोथर्मिक के अंदर रखना है, याद रखना है, इसको एकदम याद रख लो। जब ऑब्जेक्टिव करवाएंगे ना PYQ वाला, तो उसमें एक 2-3 जगह क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा, ये पूछा हुआ सवाल है। अभी तो 7:30 ही हुआ है।